8 तारीख देखा जाए तो गैर भाजपा विपक्षी एकता की जो राजनीति है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण तारीख थी। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ इंडिया गठबंधन की बैठक के रूप में, उसके बारे में समीक्षकों की और उन लोगों की भी राय बटी हुई है जो लोग चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक विपक्ष मजबूत हो। उनमें से बहुत से लोगों का मानना ये है कि ये बैठक निराशाजनक रही और उनके पास अपने तर्क हैं। वो अपने तर्कों को देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इन्होंने पहले कोई सोचा समझा नहीं, बैठ के चाय पी ली, अब अगले और अब 2 महीने बाद जो है वो हैदराबाद में अच्छा खाना खा लेंगे क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो अच्छे होटलों में टिका देगी। इनके पास कुछ करने धरने के लिए है नहीं, इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। एक दूसरे की टांग खिंचाई की योजना पहले से दिखाई पड़ती है और भविष्य के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आंदोलन चलाना है, सड़क पे कैसे उतरना है। कोई जैसे एक बहुत बड़ा तर्क ये दिया गया कि भाई इतना देश के करोड़ों नौजवान सब परेशान हैं, तो उनके पक्ष में विपक्ष एक दिल्ली में एक संयुक्त कार्यक्रम ही रख सकता था। एक बड़ा कार्यक्रम ही रख सकता था। कुछ तो देते, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन दिखाई तो पड़ता कि भाई सड़क पे एकता है। तो इस तरह की बहुत सारी आलोचनाएं हैं उसके अंदर। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं तो मानता हूं कि थोड़ा-सा शुरू एक मोटरसाइकिल है जो बहुत दिनों से जंग लगी खड़ी हुई थी, उसको ठीक-ठाक करके किक विक मार के, झुका-वुका के, थोड़ा पेट्रोल डाल के स्टार्ट कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी घटना है। जी, जी। देखिए अभय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके हुँ, साथ हमेशा बात करके मुझे बहुत मज़ा आता है। जी। मैंने तो दरअसल इस पर पूरा एक कॉलम ही लिखा है दैनिक हिंदुस्तान में जो आज छपा हुआ है। अच्छा। और देखिए एक विज्ञापन इसमें कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं। हाँ, दाग अच्छे हैं। तो मेरा मानना ये कि जो पिछले दिनों ममता बनर्जी के नाम से जो घाव विपक्षी दलों को लगे हैं, जिसमें हाँ। ये खतरा पैदा हो गया कि दरअसल ममता बनर्जी जो इतनी पावरफुल मानी जा रही थी, अचानक हुँ, पूरी पार्टी उनके नीचे से सिमट गई। हुँ, तो ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की मैं बहुत बड़ी घटना के तौर पर इसको देखता हूँ। हुँ, और इस अकेली घटना ने सारे विपक्ष को और इंडिया गठबंधन के लोगों को कम से कम अंदर से हिला दिया है, डरा हुँ, दिया जिसे मैं कहता हुँ, हूँ। अंदर से डर गए हैं। हुँ, और उनको अब ये समझ में आने लगा है कि अगर अब एकजुट नहीं हुए हुँ, तो उनके लिए सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। हुँ, अगर अब एकजुट नहीं हुए तो शायद इतिहास में उनका कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा, हुँ, क्योंकि फोर्स से का इस वक्त वो लोग लड़ रहे हैं, वो ऐसी फोर्स है जो निष्ठुर है, निर्मम है, और वो किसी भी हद तक जाकर आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और उसके अंदर डेमोक्रेसी को लेकर किसी तरीके का कोई कंसर्न्स नहीं है। उसकी सिर्फ एकमात्र उसका यार्डस्टिक है चुनाव जीतना, और हुँ। पावर जितना ज्यादा आप एक्युमुलेट कर सके उतना ही पावर को एक्युमुलेट करना। जी, जी। तो ये हालांकि इस घटना का एक छोटा सा रिहर्सल महाराष्ट्र के अंदर हो चुका था, जब आपने हुँ, देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई और हुँ, उसके साथ साथ शरद पवार जैसे महान चाणक्य विद इन कोर्ट की पार्टी भी उनके हाथों से निकल गई और उनके भतीजे ने उनको उनको ठोकर मार दी। हुँ, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के बारे में माना जा रहा था कि वो तो बहुत ही मास बेस्ड लीडर है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही लड़ाका है, संघर्षशील है, और उनको जिस तरीके से चुनाव हराया गया और उसके बाद 1 महीने के अंदर 3/4 विधायक उनका साथ छोड़ के निकल गए, और लोकसभा के अंदर अभी कम से कम 2/3 सांसदों के उनके हाथ से निकलने का पूरा खतरा पैदा हुआ, यानी पूरी पार्टी उनके हाथ से हाईजैक कर ली गई। अब इस घटना के बाद भी अगर विपक्ष जो है, अगर अपने अपने आप को संगठित ना करे, अगर अपनी चिंतित ना हो, तो फिर किस घटना को लेकर चिंतित। इसलिए मेरा कहना है कि ये घाव अच्छे हैं, जो हुँ, घाव इनको मिले हैं, ये घाव दरअसल बहुत अच्छे घाव हैं, और इससे इनको कुछ ना कुछ सबक मिलेगा। अब इनके पास दो ही विकल्प है, या हुँ, तो वो नरेंद्र मोदी के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो जाए, हुँ, या फिर उनसे लड़ने के लिए खड़े हों और धूल झाड़ के, और उसके बाद कहें कि अब तो जो होना है होगा, मरना उधर भी मरना इधर भी, तो इसलिए अब हम लड़के मरते हैं, जो हुँ, बहादुरों का काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहली बैठक थी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ मुंह दिखाई बैठक थी, और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की बैठक थी, जिसमें लोगों ने अपने दुख सुख को बांटा। ममता बनर्जी के आंसू सोनिया गांधी ने पोंछे, सोनिया गांधी ने उनको गले लगा के उनको सांत्वना देने की कोशिश की कि देखिए अभी सब कुछ लुटा नहीं, अभी भी हम खड़े हो सकते हैं, बशर्ते कि हम एकजुट हो जाए। तो हुँ, उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 जून की जो मीटिंग है, मैं उस लिहाज से इसको एक सक्सेसफुल मीटिंग मानता हूं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुई। एक तो ये महत्वपूर्ण बात जो मैंने अभी बताया कि
संघीय शक्ति में ही है, इसके अलावा कहीं कोई सर्वाइवल नहीं है। दूसरी हम्म। बात, इस पूरी बैठक के अंदर अगर आप देखिए तो कांग्रेस एक महत्वपूर्ण धुरी के तौर पर इमर्ज की है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सबने एक सुर से मान लिया कि कांग्रेस को इस गठबंधन को लीड करना चाहिए। वह आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी है, 4 राज्यों में उसकी सरकार है, बाकी के 3 राज्यों के अंदर वो सत्ता पक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। यानी 7 राज्यों में वो एक तरीके से सत्ता के रूप में मौजूद है। तो वो उसको लीड करना चाहिए और 99-100 के आसपास उसके सांसद लोकसभा के अंदर हैं। हम्म। तीसरी बात जो जो इसमें महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं भविष्य का एक खाका और एक जिसे कहते हैं कि एक ग्लिम्सेस देने की कोशिश की गई, जब वो 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को क्रॉनिक कैपिटलिज्म से बचाना है, बेरोजगारी और महंगाई के मसले पर हमको आगे बढ़ना है। मैं इसको एक छोटी घटना नहीं मानता हूं, मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मानते हैं कि एक ही दिन के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, जो संभव नहीं है। ये दरअसल उनके अपने अंदर की बेचैनी और बेसब्री का ज्यादा प्रमाण है, बशर्ते कि राजनीति के ऑब्जेक्टिव कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग करना। नहीं, आपने जो विश्लेषण किया, मैं बहुत मोटे तौर पे उस विश्लेषण से सहमत हूँ। एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है, इसके साथ एक मेरी व्याख्या है, एक व्याख्यात्मक प्रश्न है। मैं ये मानता हूं कि 80 के दशक में जब क्षेत्रीय शक्तियों का उभार हुआ था, तो उस वक्त राष्ट्रीय जो पार्टियां थीं, भाजपा भी और कांग्रेस भी, उन दोनों ने उन क्षेत्रीय शक्तियों को अपने अपने तरीके से उनका इस्तेमाल किया और केंद्र में सत्तारूढ़ नहीं। भाजपा 6 साल तक सत्तारूढ़ रही क्षेत्रीय शक्तियों के से ताकत पाकर, और कांग्रेस 10 साल तक सत्तारूढ़ रही क्षेत्रीय शक्तियों से ताकत पाकर। क्षेत्रीय शक्तियों ने उनको जो संख्या, जो बहुमत नहीं अकेले प्राप्त कर सकती थी दोनों पार्टियां, तो उन्होंने बहुमत मुहैया कराया, खुद भी सत्ता में भागीदारी की और इन लोगों ने भी सत्ता में भागीदारी की। अब वो जो पैराडाइम है वो बदल गया है। आज स्थिति यह है कि देश के दोनों बड़े मोर्चे, एक सत्तारूढ़ मोर्चा और एक विपक्षी मोर्चा, दोनों में ही क्षेत्रीय शक्तियां राष्ट्रीय ताकतों के ऊपर आधारित निर्भर हैं। जैसे कि जो एनडीए है, एनडीए में जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हैं, सीमित आधार वाले नेता और उनकी जो पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां शामिल हैं, वो सब भाजपा की मुखापेक्षी हैं, वो सब भाजपा पर निर्भर हैं। और वो भाजपा और नरेंद्र मोदी को नेता मानती हैं, और इस हद तक नेता मानती हैं कि भाजपा के प्रवक्ताओं से भी ज्यादा कुशलता से नरेंद्र मोदी का बचाव करती हैं। बिल्कुल। जो सांप्रदायिक कार्ड भाजपा खेलती है, तो वो उसका बचाव करती है। दरअसल सांप्रदायिक कार्ड को वो एक तरह की आभा प्रदान कर देती हैं, लोकतांत्रिक आभा प्रदान करने का काम लेती हैं। ये हालत है इस वक्त एनडीए की। बिल्कुल ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी उनके टीचर हैं, और वो आप बैठी छात्र की तरह बैठी हुई, टीचर जो कहता है छात्र को जो होमवर्क देता है वो होमवर्क करके आती है। इसी तरीके से अब स्थिति विपक्षी मोर्चे में भी हो गई है। यहां भी क्षेत्रीय शक्तियां कांग्रेस के ऊपर निर्भर हो गई हैं पूरी तरीके से। वो राहुल गांधी और कांग्रेस, इन दोनों के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। स्पष्ट रूप से स्वीकार करें या न करें वो अलग बात है। वो जो हिचक है वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। जो पार्टियां अभी बाहर हैं इसके दायरे से, जैसे जैसे उनके लोग विधानसभा चुनावों का साइकिल खत्म होगा, है, वो भी इधर आती जाएंगी, और उसके अलावा कोई उनके सामने चारा नहीं है। तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये पैराडाइम शिफ्ट जो गैर सत्ताधारी इलाका है, यानी मोदी जी के पास तो सुविधा ये, उनके पास सत्ता है, सत्ता का वो एक एक टुकड़ा दे सकते हैं, उसको लिए वो लोग बैठे हुए चबा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता का टुकड़ा उन्हें दे नहीं सकती है, यहाँ तक कि सत्ता लेने में राज्य स्तर पे कई जगह उनकी प्रतियोगी भी है। तो वो कांग्रेस इस गैर सत्ताधारी इलाके में ये कैसे ये पैराडाइम शिफ्ट प्ले आउट करेगा? बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया, और मुझे लगता है कि ये इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत और सोचने की भी जरूरत है। मेरा जो बहुत बुनियादी तौर पर यह मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में, यानी आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा में, वो क्षेत्रीय अस्मिताओं और क्षेत्रीय पार्टियों को एक तरीके से अपना एक शत्रुभाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करती है। उनका अगर बस चले तो सारी क्षेत्रीय अस्मिताएं खत्म हो जाए और ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये खत्म हो जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्ष में, यानी एक जो दिल्ली के अंदर जो सरकार हो बहुत पावरफुल सरकार होनी चाहिए। और अगर दिल्ली की सरकार अगर पावरफुल सरकार होगी तो फिर वो देश को मजबूती देगी, वो देश को एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि इन टर्म्स ऑफ प्योर पावर,
उसको वो हैंडल कर पाएंगे। और उनको लगता है कि जो क्षेत्रीय अस्मिताएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये दरअसल हमारे उस सेंटर को कमजोर करती हैं। और जब मैं आपको अतीत में ले जाऊं, दीनदयाल उपाध्याय ने जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहा, वहां तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन्होंने लिख दिया है कि हमारे हमारे यहाँ भारत माता कहाँ है, कहीं तेलुगु माता है, कहीं बंग माता है, कहीं कन्नड़ माता है, कहीं फलाने माता है। और वो दरअसल भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको भारत की कमजोरी के तौर पर देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी रही है कि वो उनको क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन अपने दिल में वो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलना नहीं चाहती है। अब इसमें जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव ये हुआ है कि एक तरीके से उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत कमजोर कर दिया है। और दूसरी बात क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब उनकी एक आनुषंगिक संगठन बन के रह गए हैं। जैसे कि आरएसएस के में अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उस तरीके के, तो वो उस तरीके के बन के रह गए हैं जिनकी पहचान उनकी राजनीतिक पार्टियों के तौर पर जरूर है, लेकिन उनका ना तो अपना कोई एजेंडा है और ना ही उनकी अपनी कोई विचारधारा बची हुई है। और ये सब के सब सिर्फ नरेंद्र मोदी का गुणगान कहते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके शीर्ष पर देवकांत बरुआ बैठे हुए हैं, जो सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई इंसान, कोई नेता इस देश के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसलिए मैं कहता हूं, आज देवगौड़ा का लेख छपा है, बिल्कुल आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देवगौड़ा का लेख छपा है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, इवन बेटर देन नेहरू, who can never compromise the national interest. आपने इंडियन एक्सप्रेस में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू का भी एक लेख छपा हुआ है। हाँ, तो अब ये मतलब दरअसल क्या है कि ये सिर्फ नाम की पार्टियां रह गई है बस, उनका पूरा स्वरूप। जबकि आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने तीन मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखना पड़ा। तब क्षेत्रीय पार्टियां की स्थिति कितनी मजबूत है। आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो, लेकिन सबके ऊपर, जैसे मैंने कहा, देवकांत बरुआ बैठे, उस तरीके की स्थिति है। कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस अपने स्वभाव में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर की वकालत तो करती है, लेकिन नेहरूवियन कॉन्सेप्ट जो था कि यूनिटी इन डायवर्सिटी, कि डायवर्सिटी हमारी ताकत है, ये क्षेत्रीय अस्मिताएं हमारी ताकत है और ये हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाती है। और लेकिन इनके अंदर एक एकता है और उस एकता को लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय अस्मिताओं को वो साथ लेके चलेगी सिर्फ सत्ता पाने के लिए। इसके अलावा उनके लिए इनके मन में किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है, कांग्रेस पार्टी अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसलिए वो क्षेत्रीय अस्मिताओं को साथ लेकर चलेगी, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि क्षेत्रीय अस्मिताएं उसको डोमिनेट करें। अब आज की तारीख में दो पिलर्स हो गए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। पैराडाइम पूरी तरीके से बदल चुका है और दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की भी कोशिश होगी कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लेके चल पाए। ये जो स्थिति पैदा हो रही है, मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति है। बेहतर स्थिति इसलिए क्योंकि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है तो सबसे पहले एक बड़ी पार्टी को अपना नेता मानना पड़ेगा, उसके नेता को अपना नेता मानना पड़ेगा और उसके साथ पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि कांग्रेस ही वो है, इस विपक्षी एकता की धुरी है, तब तो विपक्षी एकता और इंडिया गठबंधन का भला होगा। लेकिन अगर वो लड़ते रहेंगे, जैसे कि अभी आप देखिए कि सीपीएम एक जमाने में कितनी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, अब एमए बेबी ने चिट्ठी लिख डाली कि भाई पिनराई विजयन पर आपने अटैक क्यों कर दिया, कि भाई अगर आप केरला के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे पर हमले तो करेंगे ना। वो युद्ध खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद एक नई तैयारी करिए। आप अभी भी चिट्ठी लिखे पड़े हुए हैं। तो ये जो लेफ्टिस्टों की जो प्रॉब्लम है, जो मैं बार बार कहता हूं कि वो बिना थियरी के, बिना कागज कलम के उनका आंदोलन आगे चलता नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अब इसी तरीके से डीएमके बिसरा हुआ बैठा पड़ा है। भाई डीएमके को वक्त वो दिन भूल गया जब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट की सरकार, आई के गुजराल ने उनकी वजह से अपनी सरकार गंवाई थी और अगले दिन वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठे हुए थे। तब उनको नहीं समझ में आया था कि वो किसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। तो राजनीति में चलता रहता है। अब डीएमके को सोचना पड़ेगा कि अगर वो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा एफोर्ड कर सकते हैं क्या। अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो जाएं, किसने आपको रोका है। लेकिन आपने ये भी नहीं कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार हैं, आपने कहा मैं इंडिया गठबंधन का बायकॉट कर रहा हूं। तो अब ये सब चीजें नहीं चलेंगी, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। अगर लड़ना है तो साथ आके लड़ना पड़ेगा,
एक आवाज में बात करनी पड़ेगी, एक कम्युनिकेशन लाइन रखनी पड़ेगी और सड़क पर उतरने की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, पहली मीटिंग में जो मैंने कहा कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना हुआ, कम से कम समझ पैदा हुई, एक बुनियादी खाका बनाने की कोशिश की गई, कांग्रेस को अपनी धुरी माना गया। अब इसके बाद की जो रणनीति होगी वो अगले बैठक में अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छा है।